आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। वैसे बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्च के इस दौर में बहुत ज़रूरी है आय के साधनों को बढ़ाना। इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम संसाधनों में वृद्धि करें या जो उपलब्ध संसाधन हैं उनसे नए तरीकों के ज़रिए आय में वृद्धि कर सकें। और इन दोनों ही तरीकों में नए नए जो उपाय हैं उनसे आपको अवगत कराने का हमारा प्रयास होता है इस कार्यक्रम के ज़रिए। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही बातें होंगी हमारी, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपके साथ रजनी राय। आप देख रहे हैं खबरें खेती की। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के कृषि मुख्य समाचारों पे। बिचड़े तैयार करने के बाद खेत में लगाएं धान की फसल। अजोला मछलियों के लिए अच्छा पोषण और मत्स्य पालकों के लिए बेहद उपयोगी एरेटर। किसान भाई बहन, वर्तमान समय में बारिश हो रही है। ऐसे में आप इसका लाभ उठाते हुए कम से कम माध्यम या कम समय वाली धान का बिचड़ा लगा दें। बिचड़ा लगाने से पूर्व आप जैविक खादों को अपनी भूमि में अवश्य डालें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। जैविक खाद के प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, पर दूसरी तरफ इसका कोई नकारात्मक प्रभाव भी मिट्टी पर नहीं पड़ता है। इसके अलावा अच्छे प्रभेदों का चुनाव मिट्टी की गुणवत्ता और जलवायु के अनुरूप करें। इससे आप ज्यादा उन्नत और बेहतर फसल ले पाएंगे। मत्स्य पालक बंधुओं, मछलियों के बेहतर विकास के लिए उन्नत पोषण की आवश्यकता होती है। अजोला इसका बेहतर विकल्प हो सकता है। यह जलीय फर्न मछलियों के लिए बेहद पौष्टिक माना जाता है। इसके उत्पादन के लिए अधिक स्थान अथवा अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती। इसे कम स्थान और कम खर्च में भी उत्पादित किया जा सकता है। किसान भाई बहनों, यदि आप अनार की खेती कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानियों से इससे काफी लाभ लिया जा सकता है। इसके उत्पादन में जहां लागत कम लगती है, वहीं मुनाफा काफी ज्यादा मिलता है। अपने देश में अनार की कई किस्में पाई जाती हैं, लेकिन आप अपने क्षेत्र के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं, जैसे कि अरक्ता, कंधारी, ढोलका, जालोर, बेदाना आदि। वैशाली जिला के 5 दमिया गांव के निवासी मनोज सिंह एक युवा किसान हैं, जो आज वैशाली जिला में लोगों की चर्चा का विषय बने हुए हैं। उन्होंने मुर्गी पालन कर न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार ला पाए, जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं उनसे ही उनके अनुभव मुर्गी पालन में। ये मेरा चिक्स है। ये चिक्स 6 तारीख के हमने डाला है और ये चिक्स 46 रुपये का है। अभी तो रेट बढ़ गया है, हर दिन ऊपर नीचा रेट होता है। और ये इसका कॉस्ट आता है आपको 1 केजी पालने में मैक्सिमम अभी 95 रुपया खर्च गिरता है। एक चिक्स को तैयार करने में 95 रुपया लगता है। मैक्सिमम 1 महीना में 1.25 केजी का हो जाता है। उसके बाद हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। ऐसे मेरे पास में अभी 12,000 चिक्स हैं। एक ही डेट का 12,000 चिक्स डाला हुआ है। मछली पालक बंधुओं, मछली पालन में तापमान का प्रबंधन बेहद जरूरी है। मछलियों के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान आदर्श माना जाता है। इसमें उसका विकास भी सही ढंग से होता है, साथ ही रोगों का प्रकोप भी कम होता है। इसलिए तापमान के कम होने पर एयरेटर का प्रयोग करें, जिससे कि तापमान नियंत्रित रहे और आपकी मछलियां सुरक्षित रहें। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव।
समय है मौसम पूर्वानुमान का। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, ली जानकारी मंडी के भाव की। रूबरू हुए आप अपने ही एक सफल साथी के सफलता के राज से, साथ ही साथ आपने जाना नवीनतम उपकरणों और तकनीकों के विषय में भी। अब बढ़ते हैं आगे, जहां जानकारियों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस साक्षात्कार के जरिए हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे जानकारी समेकित कृषि प्रणाली द्वारा किसानों की आय और जीविकोपार्जन में वृद्धि के विषय में। नमस्कार, खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषय लेकर आते हैं और नए नए विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, जो आपको कृषि संबंधी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे टीवी के माध्यम से आप हर जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है समेकित कृषि प्रणाली द्वारा किसानों की आय एवं जीविकोपार्जन में वृद्धि। जी हाँ, इस प्रणाली के द्वारा जिस किसान के पास कम ज़मीन है उसमें भी इस प्रणाली को अपना करके वो अच्छा खासा मुनाफा पा सकते हैं। तो आज जो हम अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे वो है समेकित कृषि प्रणाली के बारे में। आज हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर संजीव कुमार, प्रधान वैज्ञानिक ICAR पटना से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताइए कि समेकित कृषि प्रणाली क्या है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आज आपको समेकित कृषि प्रणाली के बारे में बताने जा रहा हूं। समेकित कृषि प्रणाली से यदि खेती करें जिसमें कृषि के अलावा जैसे पशुधन या मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, जो भी जिसमें किसान जो लेना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, यदि इनको मिलाकर हम अपना पद्धति में खेती करते हैं तो हमको इससे जो है जो परंपरागत कृषि प्रणाली धान गेहूँ की है उससे करीब दुगना से तिगुना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये है कि समेकित कृषि प्रणाली का महत्व कि आप कम से कम जोत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुनाफा ले सकते हैं। इसमें एक बात और है कि जो आपके खेत में जो भी पदार्थ उपलब्ध हैं उसको जो है आप उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं और रिसाइकलिंग करके किसी भी चीज़ का जो वेस्ट पदार्थ है, जैसे कि धान का जो पुआल हो गया उससे भूसा बनाकर हम गाय को खिला सकते हैं और गाय के जो गोबर हुआ उसको हम फिर FYM या बर्मी कंपोस्ट में बदल कर जो है हम उसको फिर से के खेतों में डाल सकते हैं। यदि किसी के पास जानवर नहीं है तो जैसे धान का पुआल हुआ, धान का पुआल से हम मशरूम उगा सकते हैं और मशरूम के हार्वेस्टिंग के बाद जो बैग बच जाता है उसको फिर से हम बर्मी कंपोस्टिंग करके उससे हम बर्मी कंपोस्ट खाद बना लेते हैं और उसको फिर से जो है खेत में डाल देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं हमारे खेत के वो जो है उसका पुनः चक्रण हो जाता है और इससे हमारी जो है मिट्टी की उत्पादकता जो है बढ़ जाती है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी कृषि की लागत जो है कम हो जाती है। सर, आपने तो बहुत अच्छा बताया, समेकित कृषि प्रणाली के तो बहुत सारे फायदे हैं। अब अगर समेकित कृषि के द्वारा हमारे किसान भाई अगर मछली पालन करते हैं तो उसमें उन्हें कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है? बहुत ही उत्तम सवाल ये था। मछली पालन के लिए हम उसी स्थान को सेलेक्ट करेंगे जहाँ जो है लोलैंड भूमि है। यदि वहाँ पर साल भर में कम से कम 5-6 महीना पानी जमा रह जाता है गड्ढे में, तो वैसे स्थानों में हम जो है मछली पालन ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक तालाब बनवा लिए और उसमें जो है इरिगेशन देकर या पंप के द्वारा जो है पानी भरकर जो है हम उसमें मछली की खेती कर रहे हैं। इससे कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो मुनाफा जो है वो कम हो जाएगा। तो समेकित कृषि प्रणाली में यदि आपके पास गड्ढा है और तालाब है तो जो करीब जो उपयुक्त तालाब का साइज होता है वो करीब 1000 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए, यानी 25 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबा होना चाहिए। तो वो जो है काफ़ी जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसमें जो है मिश्रित कार्प कल्चर करते हैं,
जैसे कि मछलियों का नेचर 3 प्रकार का होता है। एक जो है जल की ऊपरी सतह से भोजन लेती है, एक बीच की सतह से भोजन लेती है और एक जो है ज़मीन के निचली सतह से भोजन लेती है। इसमें अगर इस तरह से हम खेती करते हैं तो करीब 1000 स्क्वायर मीटर के पॉन्ड में हम 1000 फिंगरलिंग डाल सकते हैं। हमने फिंगरलिंग इसलिए बोला डालने के लिए क्योंकि इसमें जो है बत्तख भी हमको इसमें इंटीग्रेट करना है। तो 1000 स्क्वायर मीटर में यदि हम 40 बत्तख ले लेते हैं तो मछलियों को ऊपर से खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बत्तख का वीट होता है यानी ड्रॉपिंग्स होता है वो मछलियों के लिए ही सर्वोत्तम आहार है। और ये अगर 40 हम लेते हैं बत्तख लेते हैं तो साल भर में करीब करीब जो है 6,500 से 7,000 अंडे जो है हमको प्राप्त हो जाते हैं। प्लस 1000 स्क्वायर मीटर में यदि हम मिश्रित कार्प की खेती करते हैं तो इससे करीब करीब जो है 3.5 से 4 क्विंटल जो है हमको मछली प्राप्त हो जाती है। और तालाब के बंड को थोड़ा सा हम चौड़ा कर लेते हैं, 3 मीटर 4 मीटर चौड़ा कर लेते हैं। उस पर विभिन्न सब्जियां, फल, छोटे छोटे पौधे जो फल देते हैं वो लग, जैसे कि नींबू है, लेमन है, नींबू या लेमन, आम में आम्रपाली की वैरायटी जो है इस तरह से लेने पर जो है जो कि तालाब में छाया नहीं करे, इस तरह से करके हम खेती कर सकते हैं। इसको 3 टायर सिस्टम में भी लिया जा सकता है। और इस तरह से करेंगे तो आपको 1000 स्क्वायर मीटर की जो पॉन्ड है उसको बंड वगैरह लगाकर जो सब्जी और फल की खेती के साथ करीब करीब आप 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति वर्ष केवल इस एरिया से ही कमा सकते हैं। सर, आपने समेकित कृषि प्रणाली के इतने सारे फायदे बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही हमने कहा था कि उपलब्ध संसाधनों से कैसे हम वृद्धि कर सकें और कैसे हम नवीन संसाधनों का सृजन कर सकें। तो आइए अब अगली भेंटवार्ता का समय हो चला है जिसमें अपने विशेषज्ञ से हम जानने का प्रयास करेंगे उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के चयन और उनके प्रबंधन के विषय में। किसान बंधुओं नमस्कार। आप पशुपालन से जुड़े हैं और मैं इतना उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे किसान बंधु जो हैं वो हमारे पशुपालन से जुड़कर, दूध उत्पादन से जुड़कर अपना जीविका चला रहे हैं। किसान बंधुओं, अगर आपकी भी ये चाहत है कि अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर अपनी जीविका को और बेहतर करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन्नत नस्ल के पशुओं का चुनाव करें। और चुनाव करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आहार प्रबंधन देना है, क्या आवास प्रबंधन करना है, इन तमाम बातों की जानकारी आज के कार्यक्रम में हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा विषय है उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का चयन और उसका प्रबंधन। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं ICAR पटना के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर दयाल। डॉक्टर शंकर दयाल सर, आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं कि जब हमारे किसान अधिक दूध उत्पादन के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं की ओर रुख करते हैं तो उसका कौन सा नस्ल है जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ठीक है, और जब वो चयन कर भी लेते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब चयन करते समय? उत्तम नस्ल की दुधारू पशु को के पालने एवं उसके प्रबंधन के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों का ख्याल रखना आवश्यक है। सबसे पहला आता है सही जनन, उसके बाद सही खान पान, तीसरा और लास्ट है रोगों से बचाव। सबसे पहले हमें अपने स्थानीय जलवायु के हिसाब से और सामाजिक आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए पशुओं के नस्ल का चयन करना चाहिए। जो किसान भाई संकर नस्ल के पशु को पालना चाहते हैं तो वो बिहार की जलवायु जर्सी क्रॉस के लिए सबसे उपयुक्त है। और बिहार के वैसे, हमारे प्रदेश के वैसे मैदानी भाग जहाँ हरा चारा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वहाँ हम फ्रीजियन क्रॉस को भी पाल सकते हैं। लेकिन संकर नस्ल की पशु को पालने से पहले ये बात ध्यान रखना आवश्यक है कि हम संकर नस्ल की पशुओं में विदेशी खून की मात्रा 62.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे पशुओं का परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय उसमें दूध का उत्पादन घटने लगेगा। अगर कोई किसान व बंधु देसी नस्ल की गाय पालना चाहते हैं तो वो साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर इन नस्लों की गाय को भी पाल सकते हैं। अगर कोई किसान बंधु भैंस को पालना चाहते हैं तो हमारी बिहार की जलवायु मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए उपयुक्त है।
किसान भाइयों, नस्ल के साथ साथ हम किस तरह के पशु को पालने के लिए चुनाव करते हैं, यह भी ध्यान देना आवश्यक है। तो पशुओं को खरीदने से पहले उनके वंश का भी पे भी ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जैसे अब आप पशु को खरीदने से पहले उसकी माँ, उसकी बहन वो कितना दूध दे रही है, इनका भी ख्याल रखना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जब भी किसान बंधु दूध उत्पादन के लिए पशुओं को खरीदने जाएं, चाहे वो गाय हो या भैंस, उसको कम से कम 3 बार धुआ के ज़रूर देखना चाहिए। पहली बार में आप पूरा उसका थन को दूध से खाली कर दें। नेक्स्ट 2 बार में जो दूध का जितना उत्पादन होगा वही उसका एवरेज दूध उत्पादन उस गाय भैंस का होगा। जब हम संकर नस्ल के या उन्नत नस्ल के पशुओं को पाल रहे हैं तो उसके प्रबंधन के नाते या आहार प्रबंधन जिसको हम कह रहे हैं, वो किस प्रकार वो हमारे किसानों को करना चाहिए। और साथ ही चूँकि हम ये एक तरह से वो उन्नत नस्ल की है तो साफ़ सफाई कितना मायने रखता है। हमें दुधारू पशुओं के प्रबंधन, खान पान के प्रबंधन के लिए यह ख्याल रखना आवश्यक है कि पशुओं को जीने के लिए सबसे पहले निर्वाह राशन की आवश्यकता होती है। फिर उसके विकास या दूध उत्पादन या अन्य कार्यों के लिए उन्हें वर्धक राशन, जिन्हें हम प्रोडक्शन राशन भी कहते हैं, ये देना चाहिए। अगर हम एक वयस्क पशु को, वयस्क गाय या भैंस को 10 से 15 किलो हरा चारा, 5 से 6 किलो भूसा खिलाते हैं तो वह उसके निर्वाह के लिए उपयुक्त है। अगर गाय जो दूध देती है उसे हर एक 3 किलो दूध उत्पादन पे 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए। अगर भैंस के लिए हर एक 2.5 केजी दूध उत्पादन पे 1 केजी दाना मिश्रण देना चाहिए। उसके बाद भी जो गाय या भैंस 15 किलो से अधिक दूध देती है उसमें उपापचय दर, जो जिसे हम साइंटिफिक भाषा में बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, वो अधिक होता है। तो उसे निर्वाह राशन के रूप में जो जनरली हम निर्वाह राशन देते हैं उससे 15 से 20% अधिक दाना खिलाना चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन देना चाहिए। अगर जो किसान भाई मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं तो उन्हें कम से कम प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम नमक प्रतिदिन जरूर देना चाहिए। सर, पशुओं को रोगों से बचाव करने के लिए क्या किसानों को करना चाहिए, जो पशुपालक हैं उनको? देखिए, हमारे यहाँ हम लोगों के यहाँ एक कहावत है कि इलाज से बेहतर बचाव है। अतः पशुओं को समय समय पे जो संक्रामक रोग है उसके से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और साल में 2 बार दुधारू पशुओं में, एक वर्षा ऋतु से पहले, एक बार वर्षा ऋतु के बाद कृमिनाशक का प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर शंकर सर, आज के कार्यक्रम में आपने आए, समय दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की कुछ अगली कड़ियों में ऐसी ही और भी जानकारियां आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल। होगी फिर मुलाकात। दीजिए फिलहाल इजाज़त। नमस्कार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables and fish. Our centuries-old superfood, Shri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate resilient and nutrition crops. The United Nations
at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is e-NAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future.